तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, जो एनीस जंग के द्वारा लिखा गया है। ये चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज और दूसरा है आई वांट टू ड्राइव ए कार। पहले वाले पार्ट में इसके जो करेक्टर हैं साहिब आलम हैं, जो एक रैग पिकर है, और दूसरा वाला आई वांट टू ड्राइव ए कार, इसके जो मेन करेक्टर हैं मुकेश है, सन ऑफ बैंगल मेकर्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग। ध्यान से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड डिस्कस ऑन द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग. The title of this chapter, Lost Spring, is a metaphor used for loss of childhood of millions of child laborers in India. Here, spring is a symbolic joy, happiness, beauty, and hope. Childhood can be called the spring of man's life. इस चैप्टर में स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु होता है, लेकिन यहाँ स्प्रिंग को बचपन से जोड़ा गया है। लॉस्ट का मतलब खो देना, खोया हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार इस चैप्टर को हम इस पेज पे शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। हमने पहले ही बताया है कि इसका जो पहला पार्ट है वो सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज है, और जो दूसरा पार्ट है आई वांट टू ड्राइव ए कार है। तो आप पहले हम सम टाइम आई फाइंड ए रूपी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर शुरू होता है उस समय जब लेखिका उस लड़के से बात कर रही होती है जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है साहिब आलम। लेखिका कहती है एनीस जंग उनसे पूछती है वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. यानी मैं उसे उस समय हमेशा सुबह में मिलती हूँ, अकस्मात मिल जाती हूँ। जो डब मतलब होता है ढेर, गार्बेज मतलब होता है कूड़ा। जो कूड़े के ढेर से वह गोल्ड ढूंढ रहा होता है, तलाश रहा होता है। गोल्ड का मतलब सोना, अर्थात यहाँ रुपए पैसे। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, बहुत पहले ही साहब ने अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो एमिड्स का मतलब होता है बीच में, द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका यानी जो ढाका के बीच में स्थित है वो वहाँ आके सेट हो गया। हिज होम इज़ नॉट इवन डिस्टेंस मेमोरी, उसका घर उसकी यादों में भी नहीं रहा। देयर वेयर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे, बहुत से तूफ़ान आए जो उसके घरों को ढहा ले गईं। देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों को, उनके घरों को बहा ले गई। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उससे बात कहती है। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। दैट इज़ वाई मतलब यही कारण है, इसी वजह से दे लेफ्ट, उन लोगों ने घर को छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड, और अपने जीविका के लिए निकल पड़े, इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में, वेयर ही लिव्स नाउ, जहाँ वो अब रहता है। गोल्ड का मतलब वैसे सोना होता है, बट यहाँ गोल्ड से मतलब जीविका से लिया जाएगा। कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे कुछ नहीं करना है। ही मटर्स, मटर्स का मतलब होता है बड़बड़ाना, धीरे से कहना, फुसफुसाना। लुकिंग अवे, देखते हुए। कहती है, लेखिका कहती है गो टू स्कूल, तो नहीं कोई काम है तो स्कूल चले जाओ, पढ़ाई करो। तो आई से ग्लिबली, मैंने धीरे से कहा। ग्लिबली वैसे होता है चिकनाई से कहना, धीरे से कहना। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मैं अपने आप को महसूस कर रही थी कि मैंने कितना खोखला सलाह, यानी जिसमें कोई दम ना हो, ऐसी सलाह मैंने उसे दे रखी थी। अगला पैराग्राफ, जब लेखिका पूछती है तुम स्कूल क्यों नहीं चले जाते हो, इस बात पर साहिब आलम जवाब देता है देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे
नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, यानी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ स्कूल ही नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जिस दिन वो लोग बनाएंगे, आई विल गो, उस दिन मैं जाऊँगा। लेखिका कहती है इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। हंसी मजाक में वो कहती है, मैंने पूछा हाफ जोकिंग, हाफ जोकिंग का मतलब ऐसे ही हंसी मजाक के तौर पे। तो मैंने कहा इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं स्कूल एक खोल दूँ तो विल यू कम, क्या तुम वहाँ आओगे? तो वो भी जवाब देता है येस ही सेज स्माइलिंगली ब्रॉडली। ब्रॉडली मतलब बड़े पैमाने पर मुस्कुराते हुए उसने हाँ कहा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे देखा, वह मेरी तरफ आ रहा था। आते ही उसने सवाल किया इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? मैंने कहा इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनाने में समय लगता है। आई से, मैंने उससे कहा एम्ब्रेस्ड, एम्बेरेस्ड मीन्स होता है शर्म फील करना, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, मुझे अपने वादे पर किए हुए वादे पर बहुत एम्बेरेस्ड फील हो रहा था जो पूरा नहीं हो सका। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, लेकिन जो मेरी प्रोमिसेस थी, प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, ब्लीक का मतलब होता है बेरंग दुनिया। तो उसकी उस बेरंग दुनिया में मेरी जो फॉल्स प्रोमिसेस थी पूरी तरह से प्रचुर मात्रा में उसके दिमाग में था, उसके अंदर था। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, काफ़ी समय बाद, महीनों बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने अपने नाम को साहिब आलम बताया। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, तो ही डज़ नॉट नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही डज़ नॉट नो, उसे नहीं पता या वह नहीं जानता है कि व्हाट इट मीन्स, कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इस अपने नाम के मतलब को जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो शायद उसे इसे विश्वास करने में काफ़ी समय लग जाए। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अनअवेयर, अनअवेयर मीन्स अनजान, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट, अपने नाम से, नाम के मतलब से वह अनजान, ही रोम्स, रोम्स मीन्स भटकता रहा, घूमता है, द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ उस गलियों में भटकता है जिसके नाम का मतलब दुनिया का मालिक होता है। एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, यानी वह दोस्तों के साथ अपने निकल जाता था नंगे पाँव ही, जो उन सुबह की पक्षियों जैसे प्रतीत होते थे, मॉर्निंग बर्ड्स, एंड डिसअपीयर्ड एट नून, और जो दोपहर में गायब हो जाते। जिस प्रकार पंछियाँ सुबह सुबह दिखाई देती हैं और दोपहर होते होते सभी पक्षियाँ गायब हो जाती हैं, वैसे ही वो बच्चे सुबह में घरों से अपने निकलते थे, नंगे पाँव निकलते थे गार्बेज ढोने के लिए। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों बीत गए, मैं उसे पहचानने में, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उन्हें प्रत्येक को मैं पहचानने लगी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, एक दिन मैंने फिर उससे एक सवाल किया कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, उनमें से मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो वो जवाब देता है माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कहता है कि मेरी माँ, सेल्फ मतलब होता है ताक, कि मेरी माँ नहीं निकाल कर देती है। ही आंसर्ड सिंपली, साधारण रूप से उसने जवाब दिया। इवन इफ़ सी डिड, अगर मेरी माँ मुझे चप्पल दे भी देती है तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उसे निश्चित रूप से फेंक देगा। एड्स अनदर, दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया।
हु इज़ वियरिंग शूज। अब दूसरा, जो शूज तो पहना था बट दैट डू नॉट मैच, लेकिन जो शूज़ थे वो मैच नहीं कर रहे थे, यानी दोनों अलग अलग पैर के शूज़ वो पहने हुए था। व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट, जब मैंने इस पर टिप्पणी की, ही सफल्स हिज फीट, सफल्स का मतलब होता है हिलाना, एंड सेज नथिंग, और उसने कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज़, वो कहता है मुझे शूज़ चाहिए, मैं शूज़ चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा, हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में शूज़ का एक पेयर भी नहीं पहना होगा। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे गांव में, पूरे देश में यात्रा करते हुए, ट्रैवल करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को नंगे पाँव चलते देखा है, घूमते देखा है। इन सिटीज, शहरों में देखा है। ऑन विलेज रोड, गांव के सड़कों में देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी की वजह से नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन वहाँ एक ट्रेडिशन हो गई है। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा है। टू स्टे बेयरफुट, नंगे पाँव रहना, ये वहाँ की एक परंपरा बन चुकी है। इज वन एक्सप्लेनेशन, जो इस बात की एक व्याख्या करता है। आई वंडर, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है। इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, मुझे आश्चर्य होता है कि यदि यह केवल एक एक्सक्यूज है टू एक्सप्लेन अवे ए परपेंटियल स्टेट ऑफ पुअर्टी, किसी राज्य की गरीबी के बारे में अगर ये बात एक्सप्लेन करती है तो मुझे इस बात का बहुत ही आश्चर्य होता है, मैं बहुत ही वंडर करती हूँ। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्राम उदुपी, मुझे एक कहानी याद आता है एक आदमी की जो उदुपी में रहता है। अब उदुपी कहाँ है? उदुपी एक ऐसा प्लेस है, ए सिटी इन द साउथ वेस्ट इंडिया, ईस्ट ऑफ कर्नाटक। तो ये कर्नाटक में एक शहर है, शहर का नाम है उदुपी, ये वहाँ पे है, जैसा कि यहाँ फिगर पे दिखाई दे रहा होगा। एज ए यंग बॉय, एक नवयुवक जब हुआ था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो अपने गांव के एक पुराने मंदिर में जाता था। जब स्कूल जाता था तो वहीं पास में एक मंदिर था, वहाँ वो चला जाता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ उसके पिताजी एक प्रिस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, तो वह भी उस मंदिर के सामने खड़ा हो जाता था, रुक जाता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वह भगवान से एक पेयर शूज के लिए विनती करता था, प्रार्थना करता था। 30 years लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, जब मैं उसके टाउन उससे मिलने गया, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर को देखा, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अब पूरी तरह से एक निराशा दिखाई देती है उस जगह पे। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, और उसी आंगन में एक नया पुजारी जहाँ रहता था। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ उसके आसपास सफ़ेद और लाल रंग की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और वहीं एक लड़का, एक नवयुवक लड़का, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, जो ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो जूते और मोजे पहने हुए थे। अराइविंग पैंटिंग, मेरे पास आया हाँफते हुए। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड, और उसने अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, मैंने याद किया जो दूसरे लड़के ने उस देवी से विनती की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसे वह पेयर ऑफ शूज मिल गया। लेट मी नेवर लूज देम, और वो हमेशा कहता था, प्रेयर करता था कि मुझे यह खोने ना दें। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और शायद देवी ने उसके प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज, अब वह लड़का जो उस पुजारी का बेटा है, नाउ वोर शूज, अब वो जूते पहनता है। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन आज भी
बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स कूड़े उठाने वाले, इन माई नेबरहुड मेरे जो पड़ोसी में जो रहते हैं, रिमेन शूलेस आज भी वो बिना जूते के ही रहते हैं। अगला पैराग्राफ है, माई एक्वांटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। ये एक नया पॉइंट्स है। माई एक्वांटेंस मतलब होता है परिचित। अब परिचित का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा घनिष्ठ, यानी घनिष्ठ मित्र नहीं, परिचित हो बट वो घनिष्ठ ना हो। माई एक्वांटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। मेरी जो उन लोगों से, जो उन नंगे पाँव कूड़े उठाने वालों से जो मेरा पहचान बना वो बहुत ही क्षणिक था, सीमापुरी, और यह मुझे सीमापुरी बॉर्डर पे ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली एट मील्स अवे फ्रॉम इट। ये एक ऐसा स्थान है जो सीमापुरी एक उपनगर है। पेरीफरी मतलब होता है उपनगर ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली का एक उपनगर है। एट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो यहाँ से मीलों दूर है। मेटाफोरिकली का मतलब होता है रूपात्मक दृष्टि से, या आप कह सकते हैं लाक्षणिक दृष्टि से। दोज हु लिव्स हेयर आर स्क्वैटर्स, जो लोग यहाँ रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, स्क्वैटर्स क्या है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, स्क्वैटर इज ए पर्सन हु सेटल्स इन और ऑक्युपाइज ए पीस ऑफ प्रॉपर्टी विथ नो लीगल क्लेम टू प्रॉपर्टी, या आप यूँ कहें, ए स्क्वैटर्स लिव्स ऑन ए प्रॉपर्टी विच दे हैव नो टाइटल, नो राइट्स, नो लीज। यानी ये वो लोग होते थे जो जिस स्थान पे रहते थे उनके पास लीगली कोई राइट नहीं था, कोई लीज नहीं था। हु केम फ्राम बांग्लादेश, ये स्क्वैटर्स कौन थे? ये बांग्लादेश से आए थे बैक इन 1971। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश से ये रैग पिकर्स आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहब की फैमिली भी उन्हीं में थी। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय एक जंगल था। इट स्टिल इज़, जो अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपून, डिवाइड ऑफ सोवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यहाँ जो रूप देखने को मिलता है, मिट्टी की घरों में रहते हैं। विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपुलिन, टीन और टारपुलिन्स के मकान बनाए हुए होते हैं। डिवाइड ऑफ सेवेज का मतलब होता है सेवेज से रहित। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकासी, जैसा कि यहाँ फिगर पे मेंशन किया गया है। और रनिंग वाटर, जहाँ से पानी का बहाव होता है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। रैग पिकर्स कूड़ा उठाने वाले। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वे लोग यहाँ 30 साल से अधिक समय तक यहाँ रहे, जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी। विदाउट परमिट्स, उनके पास कोई परमिट नहीं थी। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड हुआ करते थे। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स, जो उनका नाम उनके वोटर्स में मेंशन किए जाते थे। लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उस वोटर कार्ड से उन्हें अनाज मिल जाता था, अनाज खरीद सकते थे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, उनके लिए क्या था? भोजन ज़्यादा ज़रूरी था। फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, यानी उन्हें आइडेंटिटी से ज़्यादा भोजन महत्वपूर्ण रखता था। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिली, हम अपने परिवार को जिला सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना पेट में दर्द हुए अपने बिस्तर पर आराम चैन की नींद सो सकते हैं।
तो वी वुड रैदर लिव हेयर, तो निश्चित रूप से हम यहीं रहना पसंद करेंगे, दैन इन द फील्ड, उस खेत की तुलना में, उस ज़मीन की तुलना में, दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई ग्रेन नहीं देता, कोई अनाज नहीं देता। से ए ग्रुप ऑफ वोमेन, उसी ग्रुप की एक स्त्री ने बात कहा, इन टैटर्ड साड़ीज़, जिसके कपड़े, जिसके साड़ी जो थे फटे चिटे थे। जब मैंने उनसे पूछा वाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, कि उन लोगों ने अपने उन सुंदर खेतों और नदियों को क्यों छोड़ा, वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ उन्हें भोजन मिल सकता था, दे पिच दियर टेंट्स, जहाँ वे अपने घरों का निर्माण कर सकते थे, टेंट बना सकते थे, दैट बिकम ट्रांजिस्ट होम, जो इस समय पारवहन बन चुका है, चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, वहाँ बच्चे बढ़ते, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और हर चीज़ से अपने आप को बचाते, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल का मतलब होता है सीमापुरी में कूड़े उठाना, कूड़े उठाने वाले का ही मतलब होता है सर्वाइवल। थ्रो द ईयर्स, साल बीत गए, इट हैज़ एन एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और धीरे धीरे यह कलाओं का जो अनुपात था वो बढ़ता गया। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उन लोगों के लिए कूड़ा जो था वह सोना था। इट इज़ दियर डेली ब्रेड रूफ ओवर दियर हेड्स, और यह सर के ऊपर का छत हुआ करता था। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे भले ही यह छत लीक कर रहा हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह पर्याप्त था। अगले पैराग्राफ में साहिब का जवाब आता है, आई सम टाइम फाइंड ए रुपी, कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपये भी मिल जाते हैं, इवन ए 10 रुपी नोट, और कभी कभी मुझे 10 का नोट भी मिल जाता है, 10 रुपये का नोट भी मैं पा जाता हूँ। साहेब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, साहेब यह बात जब कहता है तो उसकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई देती है। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर क्वाइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम्हें एक कूड़े के ढेर में सिल्वर का सिक्का मिल जाता है तो यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, तो तुम्हें इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो निश्चित रूप से यहाँ और भी आशाएं बढ़ती हैं उन्हें ढूंढने के लिए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, और ऐसा लगता है कि इन बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्राम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, कि गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट, गार्बेज का मतलब अलग होता है, व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, इसका जो उसके माता पिता जो इसका जो मतलब निकालते हैं उस मतलब से उन बच्चों के लिए अलग होता है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, उन बच्चों के लिए यह आश्चर्य से भरा हुआ एक वस्तु होता है। फॉर द एल्डेस्ट इट इज़ मीन ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए यह सर्वाइवल होता है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक सुबह विंटर मॉर्निंग था, उस समय मैंने देखा, लेखिका कहती है, आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, मैंने चारदीवारी के गेट के पास एक पड़ोसी के वहाँ खड़ा पाया। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, जो 2 लोगों को देख रहा था जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और वो लोग टेनिस खेल रहे थे। कहता है आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, हम मतलब होता है गुनगुनाना, धीरे से कहना। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट, कंटेंट मतलब सामग्री, टू वॉच इट ध्यान से वह देख रहा था, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस यानी उस चारदीवारी के पीछे वो खड़ा था। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाऊंगा, एंड नो वन इज अराउंड, जब वहाँ कोई नहीं होगा। ही एडमिट्स, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकारा। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है मुझे झूला इस्तेमाल करने देगा, यानी वहाँ जो झूला है मैं उसको यूज़ करूँगा, मैं उस पर झूला झूलूँगा। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहेब भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। दैट लुक स्टैंड ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो काफ़ी विचित्र लग रहा है, स्टैंड लग रहा है। डिसकलर्ड यानी उसके जो कपड़े हैं, शर्ट एंड शॉर्ट्स जो वो पहना हुआ है वो काफ़ी डिसकलर लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, कोई तो मुझे वह देगा। ही सेज इन द मैनर ऑफ
एन एक्सप्लेनेशन, वह एक व्याख्या पूर्ण रूप में इस बात को कहता है, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। द फैक्ट, यह वह सिद्धांत है, दैट दे आर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब बाहर निकाल देना, दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, जैसे कुछ धनी लड़के जब अपने शूज़ को निकाल देते हैं, हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वियर, जो उन्हें पहनने से इनकार कर देते हैं, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, या तो उनके जूते कहीं फट जाते हैं या उनमें सुराख हो जाता है तो वो नहीं पहनते। ये अमीर घर के बच्चे होते हैं। डज नॉट बॉदर हिम, और यह उसे परेशान नहीं करती है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, और जो लड़का या जो भी व्यक्ति नंगे पांव चला हो, इवन शूज विथ ए होल इन ए ड्रीम कम ट्रू, इवन शूज विथ ए होल यानी उस शूज के साथ जिसमें एक होल हो, इज ए ड्रीम, यह एक स्वप्न हो, कम ट्रू जो सत्य में बदल जाता है, जो वास्तविक सच हो जाता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जो खेल वह ध्यान से देख रहा था, सो अटेंटली, इतने आशय से देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, अब वह उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, इस सुबह साहेब अपने रास्ते से जा रहा था, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड, उसके एक हाथ में, इज ए स्टील कंजिस्टर। स्टील कंजिस्टर का मतलब होता है, ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग मेटल कंजिस्टर होता है। ये इट इज़ यूज टू होल्ड गैस और केमिकल सब्सटेंसेस। ये एक प्रकार का मेटल कंटेनर होता है, बहुत ही मजबूत होता है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन, वह कहता है कि मैं अब एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, डाउन द रोड, उस सड़क के उस पार। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी एक डिस्टेंस पे संकेत करते हुए वो बताता है कि अब मैं एक चाय की दुकान पर काम कर रहा हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और दिन का भोजन मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे काम करना पसंद था? आई आस्क, मैंने उसे पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, जब मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो इस समय पूरी तरह से फ्री था, स्वतंत्र था। द स्टील कंजिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। द स्टील कंजिस्टर सीम्स, ऐसा लग रहा था जो स्टील कंजिस्टर लिया हुआ था वह काफ़ी भारी था। दैन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग से, ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसे वह बहुत हल्के में उठा लिया करता था। ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। द कंजिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन वो जो कंजिस्टर था वह उस आदमी का था। हु ओन्स द टी शॉप, जिसका खुद का दुकान, चाय की दुकान थी। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, लेकिन अब साहेब खुद का मालिक नहीं था, उसे दूसरे के बेस पर काम करना था। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बातों को रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल घंटे को बजाएं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें।